हेलो डियर स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्लू क्लासेस पर स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न नंबर 2। फर्स्ट प्रश्न हमने पिछले लेक्चर में लिया था, उसकी लिंक हमारे इसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, तो उसको वहाँ से जाके देख लेना। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हमें एक द्विघात समीकरण बनानी है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देख लिया था द्विघात समीकरण क्या होती हैं, कैसे पहचानते हैं, इनका बेसिक हमने पहले वाले लेक्चर में कर लिया था और फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लिया था, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है कि हमें द्विघात समीकरण याद करनी है। अब उनके हमें पार्ट दे रखे हैं, तो हमारा प्रश्न क्या दे रखा है, हमें फर्स्ट प्रश्न दे रखा है एक आयताकार भूखंड उसका क्षेत्रफल दे रखा है। हमें क्षेत्र 528 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो क्या दे रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो हम क्या मानेंगे, माना आयताकार भूखंड की हम मानेंगे कि माना चौड़ाई क्या है, अक्ष मीटर। चौड़ाई को अक्ष मान लिया। अब क्या है, लंबाई क्या है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई अक्ष है तो उसके दुगने 2x, दुगने से एक अधिक है, यानी कि +1 कर देंगे मीटर। ये समझ में आ गया क्या? तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, लंबाई के अंदर लंबाई क्या है कि लंबाई चौड़ाई है उसके दुगने 2x से एक अधिक है, यानी कि एक अधिक ये है। तो हम पहले क्या कर सबसे पहले प्रश्न में क्या करेंगे, हम चौड़ाई क्या है, चौड़ाई को अक्ष मीटर मान लेंगे। तो हमें प्रश्न क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हम दुगने से एक अधिक है ये लिख लेंगे। तो ये लंबाई और चौड़ाई आ गई। अब हमें प्रश्न क्या दे रखा है, क्षेत्रफल क्या दे रखा है, हमें क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर हमें प्रश्न में दे रखे हैं। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ये दे रखा है, तो हमें आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, जो आयताकार भूखंड उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई कितना है, क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होती है, क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई क्या है हमारे पास 2x + 1, ये तो लंबाई दी है, चौड़ाई इनका गुणनफल क्या है 528। तो लंबाई क्या है 2x + 1, इनको गुणा कर देंगे, इनको और इनको, लंबाई और चौड़ाई को, इंटू x बराबर 528। अब इनको सोल्व कर लेंगे तो हमारी द्विघात समीकरण बन जाएंगे। तो हमें बस वो ही द्विघात समीकरण याद करनी है। तो इनको सोल्व करेंगे तो ये x को अंदर गुणा करेंगे, तो x 2x स्क्वायर प्लस इसके एक को x से गुणा करेंगे तो x बराबर 528। अब इस 528 को इस तरफ ले आएंगे, तो x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस क्या तो इधर आएगा तो माइनस का, तो -528 = 0। ये हमारी एक द्विघात समीकरण आ गई। तो हमें यही याद करना है। अब इसको हम सोल्व करके, जो पिछले अध्याय में ही पढ़ा होगा, और इसको हम गुणनखंड विधि से सोल्व करके हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, तो हमें लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगी। परंतु हमें इस प्रश्न में बस द्विघात समीकरण याद करनी है, तो हमारा आंसर इतना ही होगा। तो एक बार फिर देख लेना,
चौड़ाई मान हमने पहले क्या मानी, चौड़ाई अक्ष मीटर मान ली, लंबाई मान ली 2 × 1 दिया तो 2x + 1। क्षेत्रफल दे रखा है हमें, ये दे रखा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता ही है कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, जो उसका सूत्र होता है ना। तो यहाँ पे क्षेत्रफल लिख दिया तो उनको मल्टीप्लाई करके ये हमारी समीकरण आ गई। तो अब हमारा सेकंड प्रश्न क्या है, अब हमारा सेकंड प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे रखा है 306 है। तो हमें दो पूर्णांक, जो पूर्णांक है हमें ज्ञात करना है। तो हम सोल्व करेंगे। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानना है। माना हल, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर अक्ष। फर्स्ट धनात्मक पूर्णांक हमने अक्ष मान लिया। तो अब सेकंड द्वितीय धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, क्रमागत होना चाहिए। क्रमागत ये अक्ष है, तो अक्ष के आगे क्या होगा, अक्ष + 1। क्रमागत मानना है हमें, जरूरी नहीं कि हम अक्ष माने, अक्ष + 1 माने। हम मान ले अक्ष + 1 मानेंगे, प्रथम पूर्णांक अक्ष + 1 मानेंगे तो क्रमागत तो अक्ष + 1 के आगे क्या आएगा, अक्ष + 2। द्वितीय ये हो जाएगा, प्रथम ये रहेगा। हम जो मानेंगे ना उसे क्रमागत मानना होगा। यदि हम फर्स्ट अक्ष + 2 मानते हैं तो हमें सेकंड अक्ष + 3 मानना होगा। आ गया समझ में। तो हमने क्या माना, प्रथम धनात्मक पूर्णांक अक्ष मान लिया, सेकंड जो द्वितीय धनात्मक पूर्णांक क्या माना, अक्ष + 1 मान लिया। फर्स्ट और सेकंड हमने मान लिया। तो अब हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, उनका गुणनफल क्या दे रखा है, 306 दे रखा है। तो हम इनका गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल दे रखा है 306। तो गुणनफल प्रथम और द्वितीय का, प्रथम ये रहा सेकंड ये रहा, इनको गुणा कर देंगे। तो अक्ष इंटू अक्ष + 1 बराबर में कितना है, 306। इनको गुणा कर लेंगे। तो इसको गुणा करेंगे तो अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष बराबर 306। अब 306 को इस तरफ ले आएंगे तो अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष माइनस ये 300 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 306 बराबर इक्वल में 0 आ जाएगा। ये हमारी एक समीकरण बन गई। तो हमारी द्वितीय समीकरण क्या बनी, अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष माइनस 306 बराबर 0। तो ये हमारी द्वितीय समीकरण बन गई। हमारा प्रश्न इतना ही है, यहाँ पे सोल्व हो गया। अब हमें प्रथम और द्वितीय पूर्णांक दोनों ज्ञात करने हैं। तो अक्ष का मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो अक्ष का मान ज्ञात करेंगे तो अक्ष का मान यहाँ पे अक्ष आ गया, फिर उसमें अंदर 1 जोड़ देंगे तो अक्ष सेकंड आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब इसी में हमारा थर्ड प्रश्न है, जो तीसरा पार्ट है उसका, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी हैं। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो रोहन के वर्तमान आयु याद कीजिए। तो हम ऐसे वाले प्रश्नों में हम एक सारणी सी बनाकर सोल्व करेंगे ताकि हमें अच्छे से सोल्व भी हो जाए और हमसे गलती भी नहीं हो। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करोगे, हमें एक सारणी बनाएंगे। कैसे, पहले क्या बनेंगे कि माना रोहन और उसकी माँ वर्तमान आयु रोहन की वर्तमान आयु क्या है, रोहन की वर्तमान आयु माना रोहन की वर्तमान आयु अक्ष है। तो उसकी माँ
उसकी माँ उससे 26 वर्ष अधिक है, तो उससे 26 वर्ष अधिक है, उसकी आयु माना हमने x मानी, तो उससे 26 वर्ष बाद यानी कि उसमें 26 ऐड हो जाएंगे, x प्लस 26 यानी कि उससे 26 वर्ष बड़ी हो गई उसकी माँ, तो 26 वर्ष बड़ी हैं, तो वर्तमान आयु तो ये है। तो अब हमें क्या कह रहा है कि प्रश्न में 3 वर्ष पश्चात, तो हम सेकंड कॉलम बनाएंगे 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी, ये वर्तमान आयु अक्ष है, तो 3 वर्ष पश्चात क्या होगी, उसमें 3 ऐड हो जाएगा। मान लो हमारी आयु अब 5 वर्ष है, अब 5 वर्ष है तो 3 वर्ष पश्चात क्या होगी, 5 में 3 ऐड हो जाएगा तो 8 वर्ष के हो जाएंगे हम। तो इसी प्रकार रोहन की आयु वर्तमान आयु कितनी है, अक्ष है, तो 3 वर्ष पश्चात क्या होगी, इसमें 3 ऐड हो जाएगा, अक्ष प्लस 3। और उसी प्रकार उसकी माँ की आयु कितनी है, वर्तमान आयु अक्ष प्लस 26 है, तो उसके 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी, उसमें 3 ऐड हो जाएंगे, तो क्या होगा, अक्ष प्लस 29। ये इनकी 3 वर्ष पश्चात आयु आ गई। इस तरह एक कॉलम बना लेना ताकि गलती ना हो। अब प्रश्न क्या दे रखा है कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल कितना है। प्रश्न क्या कर रहा है, 3 वर्ष पश्चात आयु का गुणनफल कितना है, 360 डिग्री, सॉरी 360 है उनकी आयु का गुणनफल। तो अब 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु का गुणनफल कितना है, ये है, तो इनको गुणा कर देंगे, 3 अक्ष प्लस 3 रोहन की आयु इंटू उसकी माँ की आयु 29 बराबर 360। अब इसको सोल्व करेंगे तो पहले इसको गुणा करो अक्ष से, फिर 3 से गुणा करो, तो चलो सोल्व करते हैं। तो अक्ष से तो इसको इससे गुणा किया तो अक्ष का एक्स स्क्वायर प्लस अक्ष को 29 से गुणा किया तो 29 अक्ष प्लस अक्ष को 3 से गुणा किया तो 3x प्लस 29 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 29 27 2 3 87। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लो, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करके 27 2 87 बराबर 360। अब अक्ष वाली टर्म को एक जगह कर लो, अक्ष स्क्वायर प्लस 29 अक्ष प्लस 3 32 अक्ष प्लस 87, ये 360 इस तरफ आ जाएगा तो किस माइनस का हो जाएगा, बराबर की साइड आएगा तो माइनस का, तो 360 बराबर इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, अक्ष स्क्वायर प्लस 32 अक्ष माइनस बड़ी संख्या कितनी है, माइनस की कितना हो जाएगा, 3 मल्टी इसमें घटाओ 15 में से 360 में से, गलती ना हो आराम से घटा लो आप भी, 5 7 2 273 इज इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी द्विघात समीकरण आ गई। अब हम इसे अक्ष का मान याद करेंगे तो रोहन की आयु आ जाएगी, उससे हम उसकी माँ की आयु भी याद कर लेंगे। तो एक बार फिर से देख लो, प्रश्न क्या कह रहा है कि रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, तो हमने मान लिया कि माना रोहन की आयु वर्तमान आयु क्या है, अक्ष वर्ष है, तो अब उसकी माँ उससे कितने वर्ष है, 26 वर्ष बड़ी है, तो अक्ष में हमने 26 ऐड कर दिया तो 26 वर्ष उससे बड़ी हो गई। अब आगे क्या कह रहा है कि उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात जो उनकी आयु है उनकी 3 वर्ष पश्चात क्या होगी, रोहन की आयु उसमें 3 ऐड कर देंगे तो 3 वर्ष पश्चात आ जाएगी, उसकी माँ की आयु में 3 ऐड कर देंगे तो अक्ष प्लस 26 में 3 ऐड कर देंगे 29, तो उसकी 3 वर्ष पश्चात आयु माँ की यह हो गई
रो 1 की ये हो गई। अब इनका गुणनफल कितना दे रखा है, 360 दे रखा है, तो हमने इनके गुणनफल बराबर कर दिया 360 के। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये एक समीकरण आ गई। हमें इस प्रश्न में बस समीकरण ही ज्ञात करना है। इसको सोल्व करेंगे तो अक्स का मान ज्ञात करेंगे तो रोहन की आयु आ जाएगी, फिर उसकी माँ की ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। और यदि समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बता देना कि आपको किस प्रश्न में दिक्कत है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो लास्ट पार्ट है इसका, इस वाले क्वेश्चन में जो रेलगाड़ी या किसी की चाल से संबंधित प्रश्न आता है, उसके अंदर हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी होती हैं, हमें उसके अंदर रखनी होती हैं कि क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। ये हमें इस टाइप के प्रश्न में हमें प्रश्न देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए कि इसके अंदर इस टाइप के फॉर्मूले को जरूरत पड़ेगी। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हल में हम सबसे पहले क्या मानेंगे, रेलगाड़ी की चाल क्या है। हम पहले क्या मानेंगे इसमें, रेलगाड़ी की चाल कि हमें चाल ज्ञात करनी है। तो हम मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल अक्स किलोमीटर पर हावर। रेलगाड़ी की चाल क्या है, अक्स किलोमीटर पर हावर है। तो 400% क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, समान चाल से तय करती हैं। तो 8 वर्ष यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति हावर कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती हैं, तो उसकी चाल ज्ञात करनी है। तो हमने सबसे पहले इस प्रश्न में क्या माना उसकी रेलगाड़ी की चाल क्या है, 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर पर हावर है, उसकी चाल 80 किलोमीटर पर हावर हो गई। अब क्या मानेंगे, 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में लगा समय बराबर टी समय कितना लगा, टी हावर यानी कि टी घंटे लगा। तो हमारे पास कितनी है, दूरी कितनी है, टोटल दूरी कितनी है 480 किलोमीटर। तो समय निकालेंगे हम, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, दूरी कितनी है 480 अपॉन चाल कितनी है, हमने चाल कितनी मानी, अक्स, तो अक्स। तो हमारा एक समीकरण ये बन गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर हावर कम होती है, यानी कि जो पहले अक्स थी उससे अब 8 किलोमीटर कम हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी की चाल कम हो जाती है, 8 किलोमीटर पर हावर कम हो जाती हैं। अतः अब चाल क्या होगी, अतः चाल अक्स माइनस 8 किलोमीटर पर हावर। उसमें से जो हमने चाल क्या मानी थी, अक्स मानी थी, उसमें से हमने 8 कम कर दिया, तो उसकी आयु ये हो जाती है। तो उसमें टाइम कितना लगता है, हमने टाइम कितना माना था, हमने समय माना था, समय टी माना था। क्या कह रहा है प्रश्न, उसी दूरी को तय करने में हमें उसी दूरी यानी कि 480 किलोमीटर दूरी ही हमें फिर से तय करनी है। तो उसमें कितना समय लगा, 3 घंटे अधिक लगा। तो हमने समय क्या माना था, टी माना था, तो उसमें टी
ऐड, 3 और ऐड हो जाएगा तो 3 घंटे अधिक हो गए, तो 3t+3। तो हमारे पास समय क्या होता है, जो समय ये है, ये हमारे पास समय है ही, समय समय की चाल कितनी है इसकी, x - 8। अब कितनी है इसकी चाल, x - 8 बट्टे समय, ये तो इसकी दूरी हो गई, सॉरी ये ऐसे नहीं, फिर से देखो समय क्या होता है, समय, सॉरी इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, समय बराबर है t+3 लगा। तो समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है, वो वही हमारे पास कितनी है, 480 है। और चाल, अब की बात चाल कितनी, 8 कम हो गई थी, तो x - 8 = t हमारे पास है, ये रहा t+3 है, तो 480/x+3 ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो इसको इस तरफ ले आओ ताकि सोल्व करने में भी आसानी हो। तो 480 + x - 8 माइनस, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो 480/x बराबर में 3 बच गया यहाँ पे। तो 480 इसमें से कॉमन ले लेंगे ताकि सोल्व करने में हमें ज़्यादा परेशानी न हो। तो 480 कॉमन ले लेंगे, 480 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, 1/x - 8 -1/x बराबर 3। अब आगे सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। एलसीएम लिया x × x - 8, दोनों आ गए एलसीएम, तो इसको इस में भाग दिया तो ये कैंसिल, तो ये x, इसमें ये किया तो कैंसिल, तो x - 8 = 3। अब नेक्स्ट आ गया 480, इसको उस तरफ भेज दो, x - 8 3 × x × x - 8 ये आ गया। अब हम आगे सोल्व करते हैं इसको। चार सौ अस्सी का 480, x माइनस अंदर गया तो x माइनस का, तो माइनस का ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 8 बराबर, ये इससे ये क्या हो गया, 3/3 × x तो x - 8, ये दूसरी तरफ ये चल रहा ही है। अब ये x से x कैंसिल, तो 3 को इस तरफ इसके भाग में लिया हो, तो 480/3 अंदर कितना बच गया, 8 बराबर में कितना है, ये 3 तो इस तरफ आ गया, तो ये बच गया x × x - 8। अब इसको 3 से काट दो, 3 एकम 3, 1 बच गया 6, 480 को डिवाइड करो 3 से, 3 3 1 18, 160 आ गया। 160 × 8 = इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो x² - 8x आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उस तरफ ले जाएंगे, तो x² - 8x माइनस उस तरफ ले गए तो 1280 आ गया। ये हमारी द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो गई। अब फिर से देखते हैं, देख लो, यदि कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमारा प्रश्न हुआ, चाल मान ली x,
480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या हो गया टी। तो दूरी 480 किलोमीटर हो गई, तो समय हो गया 480/3। तो ये समीकरण 1 हो गई। फिर 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती हैं तो x-8, फिर उसमें समय 3 घंटा अधिक लगता है तो 10t+3 मान लिया। फिर इसको हमने आगे सोल्व कर लिया तो आप सॉल्यूशन